हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है आप सभी हम और आप सभी के मध्य उपस्थित होते हैं हर रोज, और आपके लिए जो आरंभ है प्रचंड नाम से सेशन लॉन्च किया गया है। इसके अंदर हम एसएससी सीजीएल स्पेशल दोस्तों बात करते हैं। एसएससी सीजीएल में हम सबसे पहले जो बात करते हैं वह है इंडियन ज्योग्राफी। जी हाँ, भारतीय भूगोल के बारे में यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे रोज जो सुबह 9 बजे बैक टू बैक क्लासेज मिलती हैं, जिनमें हमने भूगोल को कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और यदि आप आज ही हमारे चैनल से जुड़े तो एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आप आने वाली हर एग्जाम की चाहे नोटिफिकेशन हो या उससे संबंधित इंडिया जीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है या करंट अफेयर संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसकी संपूर्ण तैयारी यहाँ आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आरंभ है प्रचंड सीरीज की जो 7 नंबर पार्ट है। 7 नंबर के पार्ट पे यहाँ पे चर्चा करेंगे और इसमें हम 1 घंटे लगातार बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले जो थ्योरी होती है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो भारतीय भूगोल के अंदर बात कर रहे हैं, इसमें हमने स्थिति विस्तार के बाद में जो भारत का दोस्तों जो वर्गीकरण किया हुआ है, वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। भौतिक प्रदेशों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उसके बारे में आपको बताया जा चुका है। यदि आपने हमारी प्रीवियस 6 क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाकर दोस्तों जो 6 की 6 क्लास देखिएगा, उसके बाद ही आपको यहाँ से जो आगे का है जो कार्यक्रम समझ में आने वाला है। क्योंकि हम जब एक सिंपल वे के अंदर, एक वे के अंदर निरंतर अध्ययन करते हैं, तभी जाकर हमें सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे CD बाई CD यदि आप प्रयत्न करेंगे तो आप अवश्य ही जो आपका एम है एसएससी सीजीएल 2022 क्रैक करने का, तो आप अवश्य ही कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि जाके एक बार उन क्लासेस का एक बार बिल्कुल अध्ययन करें। आपको इस प्रकार इस माध्यम से पढ़ाया गया है कि आपको जो भी मैटर पढ़ाया जाता है वह इन्हीं क्लासेज में क्लियर करने की कोशिश की गई है। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, भौतिक प्रदेश के अंदर हमने उत्तर का पर्वतीय मैदान जो भाग है उसके ऊपर चर्चा कर ली। उसके अंदर चर्चा की ट्रांसपार हिमालय, जिसके 3 पार्ट थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर उसके बाद में हमने जो हिमालय का जो महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, लघु हिमालय है या शिवालिक हिमालय जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर चर्चा की। फिर उसके बाद में पूर्वांचल हिमालय के अंदर जो हमने नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जो कि 7 सिस्टर्स आती है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, असम है, मेघालय है, उन सभी पे चर्चा कर ली। फिर उसके बाद में हमने जो उत्तर का मैदानी भाग है, उत्तर के मैदानी भाग में हमने सबसे पहले चर्चा की राजस्थान का मैदानी भाग, जो पश्चिमी इलाका, जो पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर चर्चा कर ली। फिर उसके बाद में हमने जो आगे चर्चा की, उसके अंदर हमने उत्तर के मैदानी भाग में जो गंगा का मैदानी भाग उस पर चर्चा की। फिर जो असम ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग उसके ऊपर चर्चा की। इन समस्त जो हमने चर्चा करने के बाद आज हम बात करने वाले हैं उस पे ऊपर बात करते हैं, वह है प्रायद्वीपीय पठार। जी हाँ, प्रायद्वीपीय पठार पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आज की सेशन में, प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो प्रायद्वीप के बारे में हम बात करने वाले हैं, यह प्रायद्वीप होता क्या है। तो प्रायद्वीप होता है तीन ओर से जल से गिरा हुआ भूभाग। जी हाँ, प्रायद्वीप से यहाँ आशय है कि 3 ओर से जल से गिरा हुआ भूभाग, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए, जैसे भारत की स्थिति इस प्रकार से है, जैसे भारत की दक्षिणतम जो हमारा नक्शा आता है, इस प्रकार से दक्षिणतम नक्शा है। फिर उसके यहाँ पे जो श्रीलंका है, तो दोस्तों आप इधर देख पाते हैं, इधर आता है दोस्तों, इधर आता है अरब सागर। जी हाँ, अरब सागर की स्थिति इस प्रकार से है। इधर आती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी इधर पूर्व की साइड में आती है। और नीचे आप सभी को पता है जो भारत का है हिंद महासागर। जी हाँ, जो विश्व में 5 महासागर है उनमें जो हिंद महासागर है उसकी स्थिति नीचे है। तो आप देख पा रहे हैं जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होने के कारण इस पूरे भूभाग को दोस्तों, जो ये पूरा भूभाग है, इसी प्रायद्वीपीय पठार की जो नाम दिया गया है। और प्रायद्वीपीय पठार के दोस्तों जो शाब्दिक करते हैं वहां आप देख ही चुके हैं, 3 ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी को पता होना चाहिए, या तो प्रायद्वीपीय पठार इस संदर्भ में कहा जाए, या जो पठार उठा हुआ समतल भूभाग को भी दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। 3 ओर से जल से घिरे हुए जो उठा हुआ भूभाग है, जी हाँ, उठा हुआ भूभाग को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, 3 और जल राशि से घिरे हुए को। फिर उसके बाद में बात की जाए, अगले जो फैक्ट के बारे में बात करते हैं, तो अगला फैक्ट है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। आपसे क्वेश्चन एसएससी पुटअप कर सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है उसके बारे में आप सभी को आंसर देना है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आता है अरब प्रायद्वीप। जी हाँ, अरब प्रायद्वीप विश्व का
अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। फिर उसके बाद में बात करें विश्व का सबसे बड़ा व ऊंचा पठार कौन सा है। पठार के संदर्भ में बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा व ऊंचा पठार, जी हाँ, बड़ा व ऊंचा पठार कौन सा है। तो पठार के संदर्भ में यदि आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है तो आपका आंसर होना चाहिए तिब्बत का पठार। जी हाँ, तिब्बत का पठार सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा पठार है, तिब्बत का पठार। तो यहाँ से आपको यह फैक्ट पता होना चाहिए। अब भारत का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, भारत का प्रायद्वीप पठार, जी हाँ, भारत का प्रायद्वीप पठार पे बात करने वाले हैं। यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार पे बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से देखने वाले हैं जो प्रायद्वीप पठार में यह सबसे प्राचीनतम भूखंड है दोस्तों, जिनमें हमने जो 6 भागों में बांटा है, चाहे वह उत्तर का मैदानी भाग हो या चाहे हम बात करें उत्तर का पर्वतीय भाग हो, या उसके बाद में हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार, इसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं तटीय मैदान, द्वीप समूह। इनमें सबसे प्राचीन भाग, जी हाँ, सबसे प्राचीनतम भूखंड है, सबसे प्राचीनतम, जी हाँ, सबसे प्राचीनतम भूखंड है। जो भी हम 6 यहाँ पे जो विभाजन पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे प्राचीनतम भूखंड है वह है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात कर चुके हैं। फिर इसके बाद में अगले फैक्ट के बारे में बात करें तो यह गोंडवाना लैंड का भाग है। जी हाँ, यह है गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड का भाग है। जी हाँ, गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों बात की जाए कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। जी हाँ, यदि क्षेत्रफल के हिसाब से भी बात की जाए तो जैसे 6 भागों में इसका पारदर्शिक विभाजन किया गया है, उनमें सबसे बड़ी इकाई यही है। तो आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक इकाई है। जी हाँ, भौगोलिक इकाई है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों। इसका क्षेत्रफल की बात की जाती है तो हमने जो प्रारंभ में ही देखा था कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर, जी हाँ, 16 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो कि कुल का यहाँ से 48% भाग कवर करता है। जी हाँ, 48% भाग को जो है कवर करता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो भारत को 6 भागों में यहाँ पे विभाजन किया गया है, 6 भागों में इसका जो विभाजन किया गया है, उनमें जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल आता है भौतिक प्रदेशों में 6 भागों में विभाजन किया गया है, जिनमें सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल कवर करता है वह है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्रफल हम देख पा रहे हैं कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि जो भारत देश के कुल क्षेत्रफल का 48% भाग कवर करता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कितना बड़ा क्षेत्रफल यहाँ से कवर कर रहा है। अब बात की जाती है नेक्स्ट क्रम में बात करें तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई। जी हाँ, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई पे बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। जी हाँ, 600 से 900 मीटर। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हम महान हिमालय की बात कर रहे थे उसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर हुआ करती थी। फिर उसके बाद में जो मध्य हिमालय है उसकी 4800 से 5200 मीटर आई। फिर वहां पे 1800 से 2200 मीटर जो शिवालिक हिमालय की। फिर उसके बाद में हम जैसे जैसे नीचे आते चले गए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की औसतन ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। एक तो दोस्तों वहां महान हिमालय की ऊंचाई हुआ करती थी औसतन 6000 मीटर। उसके संदर्भ में आप देख पाते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंचा है, कमी नहीं, अपेक्षाकृत काफी कम नीचा है। फिर उसके बाद में बात करें जो प्रायद्वीपीय पठार के ढाल की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। जी हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो पश्चिम से, इधर पश्चिम है इधर पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है। तो ढाल इस तरफ है तो दोस्तों ज्यादातर जो नदियां हैं इधर से निकल कर इधर जाने वाली है। इस क्रम में जो ढाल की ओर पानी बहता है, लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो इसके विपरीत दोस्तों यहाँ से निकल कर इधर बहने वाली है। जब नदियों का पार्ट है हम पढ़ रहे होंगे तो उस टॉपिक के अंदर यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करें इसके ढाल के संदर्भ में तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि जो पश्चिमी घाट इस प्रकार से है, फिर इसका ढाल इस क्रम में है, और फिर पूर्वी घाट है, और यहाँ पे आप देख पाते हैं। तो यहाँ से हम नामकरण करते हैं इस क्रम में कि यह हमारा पश्चिमी घाट है। जी हाँ, पश्चिमी घाट है, और यह है जो पूर्वी घाट। जी हाँ, पूर्वी घाट है। अब पूर्वी घाट की तरफ आती है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। जी हाँ, यह बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और इधर आता है दोस्तों जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह अरब सागर भूभाग है। जी हाँ, अरब सागर है,
यह अरब सागर है। और इसके स्लोप की बात की जाए, ढलान की बात की जाए, तो इसका ढलान है जो पश्चिम से पूर्व, जी हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो आप यहाँ से डायग्राम के माध्यम से देख पाते हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि जो ढलान दिया गया है पश्चिम घाट से पूर्व घाट की ओर इसका ढलान है। तो अधिकतम नदियां हैं जो पश्चिम की से पूर्व की ओर बहती है, जो प्रायद्वीप पठार में बहती है। लेकिन प्रायद्वीप पठार की कुछ नदियां ऐसी हैं जो ढलान के विपरीत कार्य करके पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो उन नदियों का जब हम बात करेंगे तब वहां पे बात करने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे बात करें, नर्मदा नदी प्रायद्वीप पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। जी हाँ, जो नर्मदा नदी है, यहाँ पे बात करते हैं नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में, प्रायद्वीप पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। जी हाँ, 2 भागों में विभाजित करती है। दोस्तों, यहाँ पे जो नर्मदा नदी है वह भारत के प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। वह 2 भाग कौन से हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला आता है मध्य उच्च भूमि। जी हाँ, मध्य उच्च भूमि। फिर दूसरे नंबर पे जो आता है वह आता है दक्कन का पठार। जी हाँ, दक्कन का पठार। तो यहाँ पे जो नर्मदा नदी है प्रायद्वीपीय भाग को 2 भागों में विभाजन कर रही है। पहला है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से इसका विभाजन है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के वर्गीकरण की। तो प्रायद्वीपीय पठार के वर्गीकरण पे बात करें तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उच्चावच के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर। उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार, जी हाँ, प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसमें मध्यवर्ती पहाड़ियां। जी हाँ, मध्यवर्ती पहाड़ियां हैं, मध्यवर्ती पहाड़ियां। फिर यहाँ पे जो दूसरा भाग है वह होने वाला है पठार। जी हाँ, हम यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में बात करेंगे उसमें सबसे पहले मध्यवर्ती पहाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद में जो पठार है उनके ऊपर बात करेंगे। पठार में हम देखते हैं जो बात करेंगे वह है मालवा का पठार। जी हाँ, मालवा का पठार पे बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे बुंदेलखंड का। जी हाँ, बुंदेलखंड का पठार। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे बघेलखंड का पठार। जी हाँ, बघेलखंड का पठार। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे छोटा नागपुर पठार। जी हाँ, भारत का रूर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार जो भारत का जो रूर प्रदेश कहा जाता है। फिर बात करेंगे हजारीबाग का पठार। जी हाँ, हजारीबाग का पठार। तो यहाँ से हम यहाँ पे निम्न जो पठारों के ऊपर बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार को। और दोस्तों, इतने पठार की स्थिति यहाँ पे है तो आप यहाँ पे नोट लगाकर लिखने वाले हैं। और नोट भी दोस्तों जो है लिखा गया है आप सभी के सामने। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। जी हाँ, पठार कहा जाता है। तो आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कुछ भी यहाँ से ऐसे पुटअप कर सकता है। और यहाँ पे जो आपका परिवार स्टैटिक IQ परिवार है वह यह नहीं चाहता कि जो यहाँ से पढ़ने वाले स्टूडेंट का क्वेश्चन किसी भी संदर्भ में गलत हो या उसे एग्जाम में ऐसा महसूस हो कि हमने जो स्टैटिक IQ से पढ़कर गलती की है। दोस्तों, यहाँ पे आप को बिल्कुल छोटा से छोटा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है उन सभी के बारे में दोस्तों यहाँ पे बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जो सभी हैं वह जो निरंतर अध्ययन करते हैं यहाँ से, उन सभी के लिए दोस्तों यह क्लासेज बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि पठारों का पठार किसे कहा जाता है। तो पठारों का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है। तो आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मध्यवर्ती पहाड़ियां। जी हाँ, मध्यवर्ती पहाड़ियों पे बात करते हैं। मध्यवर्ती पहाड़ियों में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं वह है मध्यवर्ती पहाड़ियों में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो चर्चा में जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वह प्रायद्वीपीय पठार की उच्चतम पहाड़ी। जी हाँ, प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरतम पहाड़ी कौन सी है? उत्तरतम पहाड़ी। तो सब क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे उत्तरतम पहाड़ी कौन सी है? तो उत्तरतम पहाड़ी है रायसीना हिल्स। जी हाँ, रायसीना हिल है जो कि दिल्ली रीज के नाम से भी जानी जाती है। जी हाँ, दिल्ली रीज के नाम से भी जानी जाती है। अब दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताने वाले हैं जो भारत का राष्ट्रपति भवन है वह कौन सी पहाड़ियों पर बना हुआ है। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन
कौन सी पहाड़ियों पर बना हुआ है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। मुझे आप सभी का कमेंट का बेसब्री से इंतजार होगा। जी हाँ, मुझे आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार होने वाला है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे बात करें, इसी के संदर्भ में हमने जो उत्तरतम पहाड़ी पे चर्चा कर चुके हैं, अब बात करने वाले हैं पश्चिमतम पहाड़ी। जी हाँ, प्रायद्वीप पठार की पश्चिमतम पहाड़ी के ऊपर बात करें। पश्चिमतम पहाड़ी पे बात की जाए तो ये दोस्तों गिर पहाड़ियां हैं, गिर पहाड़ियां जो कि गुजरात में है। तो यहाँ पे पश्चिमतम पहाड़ियां गुजरात के अंदर है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो दक्षिणतम पहाड़ियों के ऊपर बात करें। दक्षिणतम पहाड़ियां, तो दक्षिणतम पहाड़ियां हैं जो कार्डामम पहाड़ियां हैं। जी हाँ, कार्डामम पहाड़ियां हैं। कार्डामम पहाड़ियां जो इलायची की पहाड़ियां भी इन्हें कहा जाता है। जी हाँ, जब नीलगिरी पर्वत पढ़ेंगे तब वहां पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला है। कार्डामम पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां जो सभी है, उन्हीं सभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इसे इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है और यह केरल राज्य में स्थित है। जी हाँ, केरल राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद में बात करें यहाँ से पूर्वोत्तम पहाड़ियां की, जो पूर्वोत्तम पहाड़ियां हैं, तो पूर्वोत्तम पहाड़ियां है वह है राजमहल की पहाड़ियां। तो दोस्तों हम जब महान हिमालय के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उस समय जो पूर्वोत्तम हिमालय उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो जो मालवा का पठार है दोस्तों, जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो मालवा का पठार को जो पहाड़ियां अलग करती थी वह राजमहल की पहाड़ियां थी। तो आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए कि जो मैंने कहा था कि हम यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियां जब यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार चर्चा करेंगे तब पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियों पे भी आपको विस्तार पूर्वक जो चर्चा देखने को मिलने वाली है। जो कि जो मालदा गैप, राजमहल, जो कि प्रायद्वीपीय पठार को जो हिमालय दोस्तों जो शिलांग का पठार उसको अलग करता था, वह मालदा गैप था। तो उसके बारे में हम यहाँ पे हिमालय में चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ से हम जो प्रायद्वीपीय पठार का जो स्थिति है उसकी चारों दिशाओं में जो उत्तरतम पहाड़ियां हैं, चाहे पश्चिमतम पहाड़ियां हैं, दक्षिणतम पहाड़ियां कहें या पूर्वोत्तम पहाड़ियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। आप सभी के समकक्ष यहाँ पे रख दिया गया है कि जो रायसीना हिल है वह प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरतम पहाड़ी है। पश्चिमतम पहाड़ी की बात की जाए तो गिर पहाड़ी जो गुजरात में स्थित है वह पश्चिमतम पहाड़ी है। फिर बात करें दक्षिणतम पहाड़ी की, जो कार्डामम, केरल, इलायची की पहाड़ियां हैं, जो कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार की दक्षिणतम पहाड़ी है। फिर बात करें प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वोत्तम पहाड़ी के ऊपर, तो जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वह झारखंड में स्थित है और ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वोत्तम जो की पहाड़ियां हैं। तो यहाँ से हम मध्यवर्ती पहाड़ियों पे बात कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक पहाड़ी के ऊपर दोस्तों विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत प्रदेश। जी हाँ, अरावली पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों इनको श्रेणी इसलिए कहा जाता है कि यह एक स्थान पर न होकर कटे छटे रूप में दोस्तों काफी लंबाई तक इनकी जो कि स्थिति फैली हुई है। तो दोस्तों बात की जाती है, हमने जब हिमालय की चर्चा की तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय है वह विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। तभी आपको एक छोटे से बिंदु पे चर्चा की गई थी, आप फोकस करवाया गया था कि जो नवीन पर्वत श्रेणी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हिमालय आंसर होता है। और जब इसके विपरीत आपको क्वेश्चन पुटअप होता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो दोस्तों आपको बताया गया था कि अरावली पर्वत श्रेणी ही विश्व की सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ से आपको लिखना है कि अरावली पर्वत श्रेणी, जी हाँ, अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। जी हाँ, वलित पर्वत श्रेणी है। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तब नवीन के बारे में बात पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए हिमालय। और जब प्राचीन के बारे में विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए अरावली पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे यह पता होना चाहिए। अब बात करें इसकी जो उत्पत्ति या निर्माण की, तो अरावली पर्वत श्रेणी है जो प्री कैम्बियन काल में, जी हाँ, प्री कैम्बियन काल में, तो प्री कैम्बियन काल आज से 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ करता था। जी हाँ, 570 मिलियन वर्ष पूर्व, जी हाँ, 570 मिलियन वर्ष पूर्व होने के कारण अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। जी हाँ, अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में पाई जाती है, श्रृंखला के रूप में है उपस्थिति अभी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 570 मिलियन वर्ष पूर्व जो प्री कैम्बियन काल था, प्री कैम्बियन काल में दोस्तों इसकी जो तब इसका निर्माण हुआ था, तो यह काफी लंबा समय हो चुका है। इस कारण यह काफी अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका काफी
जो कटा छटा रूप है। अब दोस्तों बात की जाती है इसकी विस्तार की, तो आप देख पाते हैं कि इसका विस्तार है के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। फिर दोस्तों यह यहाँ से इस प्रकार इस क्रम में एक तरफ इधर घूमती है, फिर एक क्रम में दोस्तों यह जो कटे छटे रूप में इस प्रकार से आगे की ओर जाती है। तो इसकी जो स्थिति है उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पे जो एक चोटी है वह है गुरु शिखर, जी हाँ, जो कि गुरु शिखर। और गुरु शिखर के बारे में बात की जाए अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो 1722 मीटर जो इसकी दोस्तों ऊंचाई है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह जो इसकी स्थिति है इधर जो गुजरात के पालमपुर से, जी हाँ, गुजरात राज्य के पालमपुर से, गुजरात के पालमपुर से इसकी जो स्थिति होकर है और यहाँ से जो दिल्ली की है रायसीना हिल है, जी हाँ, यहाँ से दिल्ली की जो रायसीना हिल है। और दोस्तों आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत के राष्ट्रपति का भवन है कौन सी पहाड़ी पे निर्मित है, तो दिल्ली की रायसीना हिल पे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का जो भवन निर्माण किया गया है यहाँ पे। और ये दिल्ली में रीज के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ से जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक की जो लंबाई दोस्तों इसकी लंबाई है या विस्तार है वह है 692 किलोमीटर है, जी हाँ, 692 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पे बुकों में कहीं में जहाँ पे 700 किलोमीटर के लगभग भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे लगभग में पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए 700 किलोमीटर। और यदि बिल्कुल फैक्चुअल आपको पूछा जाएगा तो 692 किलोमीटर गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रेणियां फैली हुई है, तो आपको यह पता होना चाहिए। और इधर दोस्तों जो इसका यह है विस्तार है खेतड़ी हरियाणा, जी हाँ, खेतड़ी हरियाणा तक इसका विस्तार है, तो आप देख पाते हैं इधर। अब यहाँ पे बात करें हमें गुरु शिखर के बारे में बात कर चुके हैं जो कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जी हाँ, सबसे ऊंची चोटी जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जो 1722 मीटर ऊंची है और उसका नाम है गुरु शिखर। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे यह अनेक दोस्तों कटी छटी पर्वतों में है, जैसे उदयपुर में ये चंद्राकार पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है, अजमेर में दोस्तों इसका निम्नतम स्थान है। यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में हम जब चर्चा करने वाले हैं कभी भविष्य में, तब आपको यहाँ पे अरावली के जो विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाने वाला है, यह कौन सी वर्षा रेखा के समांतर गुजरता है, इसके पूर्व में राज्य की स्थिति, जिलों की स्थिति राजस्थान में क्या है, इसके पश्चिम में स्थिति क्या है, यह जो वर्षा रेखा है इधर कितनी वर्षा रेखा होती है, पश्चिम में कितनी वर्षा रेखा होती है, इन समस्त टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे जब भविष्य में आपको इसकी क्लासेस मिलने वाली है। तो दोस्तों हम यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी जो भारत के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी पे चर्चा कर चुके हैं। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम वाली पर्वत श्रेणी है। फिर इसकी जो उपस्थिति है या जो निर्माण है प्रीकैम्ब्रियन काल में 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। फिर उसके बाद में हमने चर्चा की कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वह गुजरात के पालमपुर से आरंभ होकर वह दिल्ली रायसीना हिल जहाँ की दिल्ली में रीज तक स्थित है, जो इसकी टोटल लंबाई है वह 692 किलोमीटर है। और दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो वह गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है। और माउंट आबू में जो स्थित है उसकी जो गुरु शिखर की ऊंचाई है वह 1722 मीटर है। तो यहाँ पे संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और दूसरे जो आज की पहाड़ी है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरी पहाड़ी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जी हाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जी हाँ, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पे बात करने वाले हैं। चलिएगा अब इसके ऊपर हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो गुजरात में बात की जाए, गुजरात में जोबट हिल, जी हाँ, गुजरात में जोबट हिल पहाड़ी से लेकर हिल से बिहार के सासाराम तक, जी हाँ, बिहार में सासाराम तक इसका जो विस्तार है, जी हाँ, सासाराम तक इसका विस्तार है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात में जोबट हिल से लेकर, जी हाँ, यह जोबट है, टमाटर वाला है यहाँ पे, गुजरात में जोबट हिल से बिहार में सासाराम तक जो विस्तार है वह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का है। और बात की जाती है इसके संदर्भ में तो यह ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है, जी हाँ, यह ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है, यह ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है यह एक ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वत है जो उत्तर भारत तथा प्रायद्वीप भारत के मध्य जल विभाजक के रूप में भी जाना जाता है, जी हाँ, जो विंध्याचल पर्वत है यह उत्तर भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत, जी हाँ, उत्तर भारत या प्रायद्वीपीय भारत के मध्य जल विभाजक का भी कार्य करता है, जी हाँ, मध्य जल विभाजक का कार्य भी करता है, जल विभाजक का कार्य
भी करता है। तो जल विभाजक का कार्य किस संदर्भ में है, चलिएगा दोस्तों मैं आप सभी के सामने तो जो भारत का नक्शा है उसको ड्रॉ करके आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस प्रकार से यह है भारत की जो स्थिति है, इस प्रकार से स्थिति है। अब विंध्याचल पर्वत की यहाँ पे इस संदर्भ में यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ से जो गंगा नदी निकलकर इस प्रकार से आती है, ये इधर से चली जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ से टॉम्स नदी निकलकर इधर चली जाती है। यहाँ से यमुना नदी आकर इधर मिलती है। राजस्थान से चंबल नदी जाकर यमुना नदी में मिलती है और इधर से नदियां निकलती है। अब इधर से नर्मदा नदी निकलकर चली जाती है। इधर से दोस्तों जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, इधर से नदियां निकलकर चली जाती है। तो यह जो बीच में पर्वत श्रृंखला है, जी हाँ, बीच में जो पर्वत श्रृंखला है यह एक जल विभाजक का कार्य कर रही है, क्योंकि जो उत्तर की जो नदियों का जल है वह दक्षिण में नहीं आने देती और ये नदियां इधर से बहकर दोस्तों अपना जो जल है जो बांग्लादेश से होती हुई जो बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है और ये नदियां इधर से बहती हुई दोस्तों अपना जल बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है। इधर से जो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, ये नदियां अपना जल अरब सागर में छोड़ती है। राजस्थान में लोनी नदी है, वह अपना जल अरब सागर में छोड़ती है। तो आपको देख पा रहे हैं यह पर्वत श्रृंखला की स्थिति के कारण ही जो उत्तर की नदियां हैं वह उत्तर में बहती हुई और वहां पे अपना जल बंगाल खाड़ी में छोड़ती है और यहाँ दक्षिण की बहने वाली नदियां दोस्तों उत्तर में नहीं जाती। तो आप देख पा रहे हैं यह पर्वत है जो कि आपके सामने जल विभाजक का कार्य करता है। फिर उसके बाद में अगले फैक्ट के बारे में बात करें तो अगला फैक्ट दोस्तों उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, फिर एक बार फिर से आप सभी के मध्य रखना चाहता हूं कि जो जीबीटी है, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, जी हाँ ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है, यह अरावली को, जी हाँ अरावली को विंध्याचल पर्वत से अलग करता है। जी हाँ विंध्याचल पर्वत से अलग करता है। तो इसके बारे में हम देख चुके थे पिछले सेशन में। तो यहाँ से आपको फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि यह जो जीबीटी है, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट दोस्तों, जी हाँ ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट इसकी फुल फॉर्म है, जो अरावली को विंध्याचल पर्वत से अलग करता है। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें जो विंध्याचल पर्वतों की स्थिति के बारे में, तो यहाँ पे जो नदियां हैं इस प्रकार से बहती है। नदियों की स्थिति इस प्रकार से, यह एक रिफ्ट घाटी में बहती है। जी हाँ एक रिफ्ट घाटी में बहती है। यह इस प्रकार से इधर जाती है और ये नदियां हैं जो कि यहाँ से इस वे में बहती है। यहाँ से नदियां बहती गई और अपने जो घाटी है उसको गहरा करती गई। तो दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं, यह है विंध्याचल। जी हाँ विंध्याचल है। यह है सतपुड़ा, जी हाँ सतपुड़ा पर्वत है और यहाँ पे है सतमाला, जी हाँ सतमाला। तो इस प्रकार से ये जो यह नदी है नर्मदा नदी है, यह ताप्ती नदी है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अपनी रिफ्ट घाटी में बहती है। रिफ्ट घाटी से आज से है दोस्तों, जब ये नदियां इस प्रकार की कोई समतल में बहा करती थी तब इस प्रकार समतल में बहती थी। ये धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पे इसमें बहने के कारण यहाँ से अपने गार्ड्स को गहरा करती गई और गहरा करने के कारण ही दोस्तों यह जो घाटी के रूप में बनती है, इसे ही रिफ्ट घाटी बहती है। कि नदियां जो निरंतर एक स्थान से बहती रहती है तो अपने गार्ड्स को दोस्तों गहरा करती जाती है और गहरा करने के कारण ही दोस्तों यह रिफ्ट घाटियों का निर्माण होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप यहाँ चित्र के माध्यम, डायग्राम के माध्यम से समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं जो अत्यधिक अपरदित होने के कारण यह पर्वत श्रृंखला छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। जी हाँ अत्यधिक अपरदित होने के कारण है, अत्यधिक अपरदित होने के कारण यह पर्वत श्रृंखला छोटी छोटी पहाड़ियों में, जी हाँ छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। जी हाँ रूप में दिखाई देती है। तो यह अत्यधिक अपरदित होने के कारण यह पर्वत श्रृंखला छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। दोस्तों तो छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर बात करें जैसे जोबट हिल है, जी हाँ जो कि गुजरात में स्थित है, जोबट हिल। फिर बात करेंगे भांडेर की पहाड़ियां, जी हाँ भांडेर की पहाड़ियां। फिर बात करेंगे कैमूर की पहाड़ियां। फिर उसके बाद में पारसनाथ की, जी हाँ पारसनाथ की पहाड़ियों पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आदि पहाड़ियों के ऊपर फैली हुई है। जो भांडेर की पहाड़ी है इसकी सर्वोच्च चोटी की बात की जाती है। जी हाँ सर्वोच्च चोटी की बात की जाए जो कालूनर है, जी हाँ कालूनर की पहाड़ी है जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। इसे गुडविल चोटी भी कहा जाता है। जी हाँ गुडविल चोटी भी इसे कहा जाता है या सद्भावना चोटी भी इसी का उपनाम है। जी हाँ सद्भावना चोटी भी इसी का उपनाम है, सद्भावना चोटी इसी का नाम है। इसकी ऊंचाई की बात की जाती है तो 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और जो ये कालूनर पहाड़ी की चोटी है यह विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल
की सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो कालूनर है, जो कि भांडेर की पहाड़ी पर स्थित है। आपको यह भी पता होना चाहिए। अब अगले फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। विंध्याचल में लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लाल बलुआ पत्थर, जी हाँ लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। जी हाँ संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे संगमरमर के व लाल बलुआ पत्थर के पर्वत भाग पाए जाते हैं। यह पर्वत श्रृंखला भारत को दो भागों में बांटती है। जी हाँ यह जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत भारत को दो भागों में बांटता है। जी हाँ दो भागों में बांटता है, दो भागों में सीधा सीधा है कि यह भारत की जो मध्यमतम पहाड़ियां भी इन्हें कहा जाता है विंध्याचल पर्वत को, और यह भारत को दो भागों में बांटता है। एक भाग रहता है ऊपर की ओर जिसे उत्तर भारत कहते हैं, एक भाग है नीचे जिसे दक्षिण भारत कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल यह है उत्तर भारत और पश्चिम भारत में, दोस्तों उत्तर भारत और दक्षिण भारत में इनका जो विस्तार है तो आप देख पा रहे हैं। चलिएगा दोस्तों, अब जो हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पे बात कर चुके हैं, अब बात करने वाले हैं सतपुड़ा पर्वत पर। जी हाँ सतपुड़ा पर्वत के ऊपर बात करेंगे। सतपुड़ा पर्वत, तो सतपुड़ा पर्वत का निर्माण है जो भ्रंश द्वारा हुआ है। जी हाँ इसका निर्माण के ऊपर बात करें तो निर्माण किस क्रम में हुआ है, तो भ्रंश के रूप में, भ्रंश द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और निर्माण के बाद बात की जाए, यह भी दोस्तों यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जी हाँ ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जी हाँ ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों इसके विस्तार की बात की जाती है, सतपुड़ा पर्वत की विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार गुजरात में गिर पहाड़ियों से लेकर, जी हाँ गुजरात में गिर पहाड़ियों से लेकर छत्तीसगढ़ में, जी हाँ छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित, जी हाँ सीमा पर स्थित मैकाल रेंज तक है। जी हाँ स्थित मैकाल रेंज तक है। तो दोस्तों गुजरात से लेकर जो छत्तीसगढ़ की सीमा तक है, गुजरात में गिर पहाड़ियों से सतपुड़ा पर्वत का आरंभ होता है, और जो छत्तीसगढ़ की मैकाल रेंज है वहां तक जो गिर पहाड़ियों से मैकाल रेंज तक है सतपुड़ा पर्वत का जो विस्तार है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका विस्तार काफी बड़ा है जो गुजरात से छत्तीसगढ़ तक है। अपरदित होने के कारण छोटी छोटी पहाड़ियों में पाई जाती है। जी हाँ अपरदित होने के कारण छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में यह पाई जाती है, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में, जी हाँ पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है। दोस्तों अपरदित होने के कारण यह काफी कटी छटी हो जाती है। और दोस्तों जैसे एक पर्वत यहाँ पे है, फिर समतल भूभाग आता है, फिर एक पर्वत यहाँ पे आता है, फिर समतल भूभाग आता है, फिर एक पर्वत आता है। इस प्रकार ये कटी छटी रूप में होने के कारण दोस्तों, जो अपरदित होने के कारण कटी छटी रूप में है। फिर उसकी बात की जाए, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे धूपगढ़ चोटी है। जी हाँ धूपगढ़ चोटी जिसकी औसतन ऊंचाई या ऊंचाई के बारे में बात करें तो 1350 मीटर ऊंचाई है। और दोस्तों यह जो धूपगढ़ चोटी है मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ सबसे ऊंची चोटी, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात की जाती है तो वह धूपगढ़ चोटी है। दोस्तों एमपी का जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन के बारे में बात करें, एमपी का प्रसिद्ध हिल स्टेशन दोस्तों इसका जो हिंदी में नाम है वह है स्वास्थ्य वर्धक स्थल। जी हाँ स्वास्थ्य वर्धक स्टेशन भी इसे कहा जाता है, जिसे हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है पंचमढ़ी, और ये पंचमढ़ी जो की स्थिति है यह एक जैव संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया जा चुका है। और यह दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की जो धूपगढ़ चोटी पर स्थित है। जी हाँ जो पंचमढ़ी है यह धूपगढ़ चोटी पर स्थित है, और यह एक जैव संरक्षित क्षेत्र भी है। जी हाँ जैव
जैव संरक्षित क्षेत्र भी इसे घोषित किया जा चुका है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए जो एमपी का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है या जो स्वास्थ्य वर्धक स्थल है वह पंचमढ़ी है, और पंचमढ़ी की स्थिति धूपगढ़ चोटी पे है, और धूपगढ़ चोटी जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है या मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए। अब जो सतपुड़ा पर्वत की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। जी हाँ, यह जो ग्रेनाइट व यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों से। जी हाँ, ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों से निर्माण किया गया है, चट्टानों से निर्माण हुआ है जो कि सतपुड़ा पर्वत का है। सतपुड़ा नर्मदा व ताप्ती नदियों में जल विभाजक का कार्य करता है। जी हाँ, जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत सतपुड़ा पर्वत नर्मदा व ताप्ती नदियों पर, जी हाँ, सतपुड़ा पर्वत नर्मदा नदी व ताप्ती नदियों में जल विभाजक का, जी हाँ, जल विभाजक का कार्य भी करता है, जल विभाजक का कार्य भी करता है जल विभाजक का कार्य। दोस्तों जैसे यहाँ पे विंध्याचल पर्वत के ऊपर बात कर रहे थे तो जल विभाजक का कार्य वह भी करता था। वह उत्तर की नदियों का जल उत्तर में रखता है और दक्षिण की नदियों का जल दक्षिण में रखता है। इस प्रकार वह जल विभाजन का कार्य करता है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो कि सतपुड़ा पर्वत के ऊपर देखा है हमने। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे। यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत पे चर्चा समाप्त हो चुकी है, उससे संबंधित फैक्टों पे चर्चा कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं पश्चिमी घाट पे। जी हाँ, पश्चिमी घाट पे हम बात करेंगे। पश्चिमी घाट पे आज अब बात करने वाले हैं। तो पश्चिमी घाट की दोस्तों बात की जाए, सबसे पहले औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। जी हाँ, 1200 मीटर जो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई है। इसके विस्तार के ऊपर बात करें, जी हाँ, विस्तार के ऊपर बात करें तो विस्तार इसका ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, जी हाँ, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर बिल्कुल दक्षिण में दोस्तों जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबा है। जी हाँ, 1600 किलोमीटर लंबा जो पर्वत है वह पश्चिमी घाट पर्वत है। दोस्तों इसका विस्तार है जो ताप्ती नदी गुजरात से लेकर जो दोस्तों दक्षिण में जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, वहां तक इसका विस्तार है। इसकी लंबाई की बात की जाती है तो यह 1600 किलोमीटर, जी हाँ, 1600 किलोमीटर लंबा है। और भारत का सबसे लंबा पर्वत, यदि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, सबसे लंबा पर्वत है तो वह होगा दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत, जिसकी लंबाई है दोस्तों 1600 किलोमीटर है। और पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्वत भी है। जी हाँ, जो पश्चिमी घाट पर्वत है यह हिमालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है। जी हाँ, दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हिमालय के बाद भारत में स्थित यदि दूसरा बड़ा पर्वत है तो वह पश्चिमी घाट है, जिसकी औसतन ऊंचाई 1200 मीटर है। औसतन ऊंचाई 1200 मीटर, लंबाई दोस्तों 1600 किलोमीटर है। जी हाँ, 1600 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। पश्चिमी घाट के निर्माण के ऊपर चर्चा करें तो, जी हाँ दोस्तों, यदि निर्माण के ऊपर चर्चा करें तो पश्चिमी घाट का निर्माण अरब सागर प्लेट के भ्रंश द्वारा हुआ है। जी हाँ, जो अरब सागर प्लेट के भ्रंश के द्वारा हुआ है। जब यहाँ पे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे तब आपको विस्तार पूर्वक यहाँ से प्लेटें के बारे में, किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है, किस प्रकार जैसे गोंडवाना लैंड और पेंजिया है दोस्तों, लोरेशिया है, वो उनका विभाजन किस प्रकार होता है, तैतीस सागर से किस प्रकार पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण हुआ, किस प्रकार से पर्वतों की उत्पत्ति होती है, उन सभी के बारे में देखने को मिलने वाला है। अभी हम यहाँ पे एसएससी सीजीएल दोस्तों मैराथन पे चर्चा कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे उसको कवर करते हुए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिएगा, अब जो पश्चिमी घाट है भारत के पश्चिमी तट पर भ्रंश कगार का निर्माण करता है। जी हाँ, जो पश्चिमी घाट है भारत में पश्चिमी तट पर, जी हाँ, पश्चिमी तट पर भ्रंश कगार का निर्माण करता है। जी हाँ, भ्रंश कगार का निर्माण करता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो भारत का पश्चिमी घाट है वह पश्चिमी तट पर भ्रंश कगार का निर्माण करता है। फिर उसके बाद में बात की जाए कि जो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। जी हाँ, उपनाम है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, सह्याद्री भी कहा जाता है।
पश्चिमी घाट को जो सह्याद्री भी कहा जाता है, यहाँ से जो पश्चिमी घाट का उपनाम सह्याद्री है पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में बात करें पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर, जी हाँ, ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी पर्वत, जी हाँ, नीलगिरी पहाड़ियों तक जो निरंतर पर्वत श्रृंखला है, जी हाँ, निरंतर पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों ये गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक जो नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है, वहां तक ये बिल्कुल निरंतर रूप में है, कटी छटी पर्वत नहीं है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो 16 डिग्री हमने बात की थी चैनल की, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में जब आपको चैनल पढ़ाया गया था, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री दक्कन का पास, दोस्तों इस प्रकार से कोको द्वीप, कोको स्टेट यह पढ़ाया गया था। उस समय आपको 16 डिग्री चैनल भी बताया गया था, 24 डिग्री चैनल भी बताया गया था। 16 डिग्री चैनल जो कि पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटता है, और यह है जहां से सह्याद्री जो पश्चिमी घाट का उपनाम है, तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के रूप में बांटता है। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश सह्याद्री को, जी हाँ सॉरी दोस्तों, सह्याद्री को 2 भागों में बांटता है, जी हाँ, 2 भागों में बांटता है। तो आपको यहाँ से यह पता होना चाहिए कि जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, वह सह्याद्री को 2 भागों में बांटता है। पहला है उत्तरी सह्याद्री, जी हाँ, पहला है उत्तरी सह्याद्री, और जो दूसरा भाग है वह है दक्षिणी सह्याद्री, जी हाँ, दक्षिणी सह्याद्री। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री की। तो सबसे पहले बात करें उत्तरी सह्याद्री की, तो सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करते हैं। सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी आती है कालसूबाई, जी हाँ, कालसूबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी स्थिति दोस्तों महाराष्ट्र में है, और इसकी ऊंचाई के बारे में बात की जाए तो 1646 मीटर है, 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर उसके बाद में बात करें उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ की जो उत्तरी सह्याद्री की है वह है महाबलेश्वर जो उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर, जी हाँ, बलेश्वर चोटी है, जिसकी उपस्थिति भी या स्थिति भी दोस्तों महाराष्ट्र में है। और महाबलेश्वर की चोटी पर ही राष्ट्रीय मेघ, जी हाँ, राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र स्थित है, राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो यहाँ पे जो महाबलेश्वर की चोटी है वहां पे है दोस्तों राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र स्थित है, आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों, उत्तरी सह्याद्री पे बात करने के बाद अब बात करते हैं दक्षिणी सह्याद्री, और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ, ऊंची चोटी के बारे में बात की जाती है तो है कुद्रेमुख, जी हाँ, कुद्रेमुख चोटी है जो कि कर्नाटक में स्थित है। और इसका शाब्दिक अर्थ है कुद्रेमुख का कि घोड़े की मुखाकृति में जो पहाड़ी है, जी हाँ, घोड़े की मुखाकृति में जो पहाड़ी है उसे कुद्रेमुख कहा जाता है। और कुद्रेमुख की स्थिति घोड़े की मुख के आकार की, इसलिए कुद्रेमुख कहा जाता है। और यह दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है और यह कर्नाटक में स्थित है। अब दोस्तों बात की जाती है कुद्रेमुख व बाबा बुदनगिरी, जी हाँ, बाबा बुदनगिरी, कुद्रेमुख व बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, कर्नाटक में लोह अयस्क के, जी हाँ, लोह अयस्क के भंडार व कॉफी उत्पादन, जी हाँ, कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जी हाँ, लिए प्रसिद्ध है। जो कर्नाटक के अंदर जो कुद्रेमुख पहाड़ी है वह बाबा बुदनगिरी पर्वत है, वह कर्नाटक में लोहा अयस्क के भंडार व कॉफी के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध स्थल है। फिर बात की जाए दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों बात करें हम यहाँ से दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, हाँ जी हाँ, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है वह है ब्रह्मगिरी, जी हाँ, ब्रह्मगिरी या इसका दूसरा नाम है पुष्पगिरी, जी हाँ, ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी इसका दूसरा नाम है। और दोस्तों इसी पर्वत से, जो ब्रह्मगिरी पर्वत है या पुष्पगिरी पर्वत से कावेरी नदी का उद्गम होता है, जी हाँ, कावेरी नदी का उद्गम होता है।
तो दोस्तों आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए, जब नदियों के संदर्भ में बात करेंगे तब विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को 16 डिग्री जो चैनल है दो भागों में बांटता है, जो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में बांटता है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई, जबकि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। दोस्तों यहाँ पे हमने बात की। फिर उसके बाद में हमने दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पे बात की। अब दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी घाट से कुछ फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। पश्चिमी घाट जो अत्यधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, जो पश्चिमी घाट है वह अत्यधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए जो अत्यधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है वह जैव विविधता के लिए पश्चिमी घाट प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। जी हाँ, यह बहुत ही मुख्य क्वेश्चन है एसएससी के संदर्भ में। पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची, जी हाँ, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जी हाँ, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में हमने चर्चा की। प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहले हमने मध्यवर्ती पहाड़ियों की जो चर्चा की, उसमें उत्तरतम पहाड़ियां जो रायसीना हिल है, पश्चिमतम पहाड़ियां गिर पहाड़ियां है, दक्षिणतम पहाड़ियां कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां है, या पूर्वोत्तम पहाड़ी की बात की जाए राजमहल की पहाड़ियां है जो कि मालदा गैप से, जो मालवा के पठार से अलग होती है। फिर उसके बाद में अरावली पर्वत श्रृंखला पे बात की। अरावली पर्वत श्रृंखला की जो गुजरात के पालमपुर से आरंभ होकर दिल्ली की रायसीना तक 692 किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो 1722 मीटर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। फिर उसके बाद में अगले क्रम में हमने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पे बात की, जिसका विस्तार गुजरात में जोबट हिल से लेकर बिहार के सासाराम तक है। और इसकी जो हमने बात की है विंध्याचल पर्वत है भारत के जो मध्यवर्ती पर्वत के अंदर आता है, और यह भारत के अंदर जल विभाजक का कार्य भी करता है। उत्तर की जो नदियां है उसका जल उत्तर में रखता है, दक्षिण की नदियों का जल दक्षिण में रखता है। फिर उसके बाद में हमने सतपुड़ा पर्वत तक बात की, जो कि एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो 1350 मीटर है, यह मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रकार से हमने चर्चा की। फिर हमने बात की पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट भारत का सबसे लंबा पर्वत है, और यह यदि बात की जाए हिमालय के बाद भारत में यदि दूसरा बड़ा पर्वत है तो वह पश्चिमी घाट है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है और औसतन ऊंचाई 1200 मीटर की है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए 16 डिग्री चैनल पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। हमने इस प्रकार से चर्चा की। फिर उसके बाद में हमने पश्चिमी घाट से संबंधित अन्य जो इसकी जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है उसके ऊपर बात की। जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई महाराष्ट्र में स्थित है, जिसकी औसतन ऊंचाई 1646 मीटर है। फिर उसके बाद में हमने दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख जो कर्नाटक में है, और कुद्रेमुख का शाब्दिक अर्थ हमने बताया है कि जो घोड़े की मुखाकृति की पहाड़ियां होती है उसे कुद्रेमुख कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार तमाम यहाँ पे बात करने के बाद में आज का जो अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। यदि दोस्तों आज का सेशन आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा। और यदि हाँ आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। आप जब कभी भी हमारे चैनल को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और इसी मोटिवेशन के साथ हम आप सभी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर दोस्तों आप सभी के लिए बिल्कुल संघर्ष करते रहेंगे। और आपने जो सपना देख रखा है एसएससी सीजीएल 2022 क्रैक करने का, उस सपने में हम यहाँ से जो क्लासेज होने वाली है वह रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। और यदि अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।